हेलो फ्रेंड, मैं माही स्वागत करती हूँ आप लोगों का हमारे चैनल यूजीसी नेट अकेडमी साइट 369 में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू कर रहे थे, जिसमें कि सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, ये जो हम पिछले वीडियो में करवा चुके हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये जैन साहित्य से है, और इसके साथ साथ हम फागु काव्य को भी देखेंगे हम इसमें। टाइपिंग त्रुटि के लिए पहले ही मैं क्षमा मांग रही हूँ फ्रेंड्स, लेकिन ज़्यादा टाइपिंग त्रुटि नहीं होंगे, लेकिन फिर भी देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं बने, बट जितने बन सके मुझे जो इंपॉर्टेंट लगे मैंने वो लिया है, शायद आप लोगों के लिए यूजफुल रहे। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, जैन साहित्य का समय क्या है? 9वीं सदी से 10वीं सदी, 12वीं सदी से 13वीं सदी, 15वीं सदी से 16वीं सदी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 2, 12वीं सदी से 13वीं सदी। आदिकाल में सबसे प्रामाणिक रचना किस साहित्य की है? सिद्ध साहित्य, रासो साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य। तो हो जाएगा 4, जैन साहित्य। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, जैन साहित्य के ग्रंथ को सांप्रदायिक ग्रंथ मानने वाले कौन से विद्वान है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बच्चन सिंह है फ्रेंड्स, और राम कुमार वर्मा। तो किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। और इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में सिद्ध, नाथ, जैन तीनों को जगह नहीं दिया। इन्होंने क्या कहा था और भी, कि ये धार्मिक ग्रंथ है, धार्मिक सांप्रदायिक ग्रंथ। तो ये ऐसा वाला बात किसने बोला था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बोला है। ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखें, किस विद्वान ने जैन साहित्य को एक प्रकार का रूपक कहा है? किसने कहा? भरत मुनि ने, अभिनव गुप्त ने, विश्वनाथ ने, जगन्नाथ ने। तो किसने कहा? अभिनव गुप्त ने। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रास परंपरा का प्रथम ऐतिहासिक महाकाव्य कौन सा है? थोड़ा सा फ्रेंड्स, जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, थोड़ा सा ध्यान देना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। सबसे पहले नहीं वाले पे चीज़ पे ध्यान देना है। प्रथम बोला जा रहा है, महा बोला जा रहा है, प्रबंध बोला जाएगा, इन सब चीज़ों पे जरूर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है प्रथम ऐतिहासिक, तो रिपुदरन रास, या फिर यहाँ पे उपदेश रसायन रास, पंच पांडव रास, फिर यहाँ पे भारतेश्वर बाहुबली रास। तो कौन सा होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा पंच पांडव रास। ठीक है। और आगे हम यहाँ पे इस ऑप्शंस को देखें, जैसे कि रिपुदरन रास के बारे में मुझे थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होता है फ्रेंड्स। तो इस ग्रंथ की अगर विशेषता, हाँ आ रहे हैं तुरंत। हाँ, आई एम सॉरी फ्रेंड। तो उसके बाद यहाँ पे हम अगर इसको देखें, सबसे पहले यहाँ पे तो इसका जो विशेषता है, यहाँ पे संस्कृत में रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। फिर हम उपदेश रसायन रास की बात करेंगे, तो ये अपभ्रंश की रास परंपरा का, ये संस्कृत की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। और उपदेश रसायन रास जो है यहाँ पे, ये अपभ्रंश की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। और पंच पांडव रास तो ये ऐतिहासिक महाकाव्य है। और भारतेश्वर बाहुबली से हिंदी रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। ठीक है। तो आप लोगों को अब ये बताना है फ्रेंड्स कि पंच पांडव रास ये किसकी रचना है। बहुत आसान है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पता होंगे। ठीक है, नहीं तो मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगी। छठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे 2 कारणों से हिंदी के प्रवृत्ति साहित्य पर जैन साहित्य का प्रभाव नहीं पड़ता है। एक तो साहित्य मध्य देश के बाहर लिखा गया, दूसरा इस साहित्य में एक धार्मिक दृष्टि की प्रधानता। यह कथन किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो ये किसका है? तो ये आ जाएगा छठा नंबर का जो हमारा आंसर हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है। 7वां नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कि वीर गाथाओं में रास को ही रासो कहा गया, किंतु इसकी विषय जो है भूमि जैन रास ग्रंथों से भिन्न हो गई। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद, सॉरी फ्रेंड, इसका मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी है। आप लोग आई होप समझ रहे होंगे। और यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, और डॉक्टर नागेंद्र। इसका सही आंसर जो है डॉक्टर नागेंद्र है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे अपने समय का कलिकाल का सर्वज्ञ कहा जाता है? हेमचंद, मेरुतुंग, देवसेन, इनमें से कोई नहीं। तो किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा हेमचंद को कहा जाता है। ठीक है। आगे हम देखेंगे यहाँ पे हेमचंद की रचना है कौन कौन सा। तो यहाँ पे सिद्ध हेमचंद, शब्दानुसार, देशी नाममाला, कुमार पाल चरित, और इनमें से सभी। तो ये जो हो जाएंगे इनमें से सभी हैं। थोड़ा सा इसके विषय की बात कर ले तो इसमें जो हो जाएगा सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन में क्या है फ्रेंड्स? संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, यहाँ पे जो है तीनों भाषाओं का समावेश किया गया है, और 5 भाग में और 8 अध्याय में विभक्त
सकते हैं, थोड़ा सा विषय भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। देसी नाम वाला, नाम माला से ही सुनने में लगता है ना कि वहाँ पे कोई चीज़ का संग्रह किया गया, जैसे माला बनाते हैं तो मोतियों का संग्रह करते हैं, फूलों का संग्रह करते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे देसी यानी कि देश के शब्दों का जो है ना यहाँ पे संग्रह किया गया, इसका विषय में हम बोल सकते हैं। और हम कुमार, ये तीसरा नंबर देखेंगे, कुमार पाल चरित्र की बात करेंगे तो चालुक्य वंशीय शासकों का इसमें वर्णन किया गया, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। और एक और ग्रंथ जो इसका आ जाता है काव्यानुशासन, जिसका जो क्या है फ्रेंड्स, अलंकार शास्त्र ग्रंथ है, ठीक है। आगे हम देखेंगे 10वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रचना में कुछ दोहा राजा भोज के चाचा मुंज के माने जाते हैं? प्रबंध चिंतामणि, श्रवकाचार, काव्यानुशासन, इनमें से सभी। तो प्रबंध चिंतामणि किसकी रचना है? ये मेरुतुंग की रचना है। श्रवकाचार पता होगा देवसेन का, और काव्यानुशासन मैंने अभी बता दिया है ऊपर, ठीक है। 11 नंबर यहाँ पे है कि हिंदी कवियों की अपेक्षा जैन कवि इतिहास रक्षा के प्रति अधिक सचेत थे, तो ये किसने कहा है? तो यहाँ चाहे रामचंद्र शुक्ल है, गुलेरी जी है, विश्वनाथ मिश्र है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, तो ये किसने कहा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा है। दूसरा नंबर सही है। यहाँ पे देखेंगे हम 12 नंबर क्वेश्चन, श्रवकाचार के संबंध में क्या असत्य है बताना। श्रवक धर्म का वर्णन, इसमें दोहों की संख्या 250, डॉक्टर नागेंद्र ने से प्रथम रचना माना है। इसमें गृहस्थ जीवन के से दूर रहने का विचार किया गया है, तो इसमें गृहस्थ जीवन से दूर रहने का विचार नहीं किया गया है फ्रेंड्स, बल्कि गृहस्थ जीवन के कर्तव्य का ही इसमें विस्तार किया, इसीलिए ये हमारा सही होगा। और इसका जो कारण यहाँ पे क्या है, दूर रहने की बात नहीं की गई है, इसी में गृहस्थ जीवन का विस्तार करने की बात की गई है, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन देखें, कौन सा असत्य है यहाँ पे रचना में देखेंगे। जीव दयारास आसगु कवि का, स्थूली भद्रराज जिन धर्मसूरी का, रेवंत गिरिराज सुमति गनी का, पंच पांडव शालिभद्र सूरी का, तो ये किसका हो जाएगा फ्रेंड्स? इसमें असत्य है रेवंत गिरिराज जो है, रेवंत के गिरी पर हम क्या करेंगे? विजय का झंडा फहराएंगे, विजय का झंडा फहराएंगे, तो विजय चंद सूरी जी का है, ठीक है, सुमति गनी जी का नहीं है, ठीक है। तो आप लोग को बताना है कि सुमति गनी का क्या रचना है, ठीक है। मैं थोड़ा मतलब कि थोड़ा जल्दी जल्दी करवा रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे खाना खाने के लिए बुलाया जा रहा है अभी, ठीक है, और काफ़ी लेट हो चुका है। तो यहाँ पे देखेंगे 14 नंबर के फागु काव्य का अर्थ क्या है? वसंत ऋतु का वर्णन है, जेठ ऋतु का वर्णन है, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो फागु काव्य का वर्णन क्या होता है फ्रेंड्स? वसंत ऋतु का वर्णन होता है, ठीक है। 15 नंबर का क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे, फागु काव्य परंपरा का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? यहाँ पे बताना है कि सबसे प्राचीनतम ग्रंथ फागु परंपरा का कौन सा है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स, जिनचंद सूरी फाग आ जाता है, ठीक है। और इनके अगर हम बात करेंगे कि ये सब किसकी रचना है, ये सब फागु परंपरा का है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। सिरथुली भद फागु जो है, ये सुंदर फागु काव्य है, ये भी स्थूलीभद्र रास जी का ही है। इसका क्या है? सुंदर फागु काव्य के बारे में बोला जाएगा, तब यहाँ पे ये आ जाएगा नेमिनाथ फागु की बात किया जाएगा, तो इसके जो लेखक आ जाएंगे राजेंद्र सूरी की रचना है ये, ठीक है। और इसके बारे में तो ये मैंने बता दिया, प्राचीनतम ग्रंथ है, ठीक है। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट था जो यहाँ पे मैंने लिया है फ्रेंड्स, तो आई होप ये आप लोगों के एग्जाम के लिए यूजफुल रहेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आ रहा है आंटी तुरंत।